नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आज का हमारा मुद्दा है विष्णु की सरकार, जनादेश का सत्कार। 3 दिसंबर 2023 वो तारीख जब छत्तीसगढ़ की राजनीति करवट बदली। इन नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया। कांग्रेस की वापसी की तमाम उम्मीदों के बीच बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर 15 साल बाद सरकार बनाई। जीत का आधार था मोदी की गारंटी और सुशासन का वादा। अब इस जनादेश के पूरे 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रख रही है और विपक्ष अपनी नाराजगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का नतीजा पूरे प्रदेश के लिए चौंकाने वाला था। सरगुजा से लेकर बस्तर तक कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और कई दिग्गजों को करारी हार मिली। बीजेपी ने सुशासन और जनकल्याण के वादों पर जनता का भरोसा जीता और भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की। सरकार का दावा है कि 2 साल में मोदी की गारंटी के प्रमुख वादों को प्राथमिकता से पूरा किया गया है। सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक फैसला लेकर बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिला। 2 सालों से सरकार ने जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए प्रदेश में विकास की नई परिभाषा गढ़ी है। उस जनादेश को हमने स्वीकार करते हुए सेवा का जो जिम्मेदारी जनता ने दिया था, उस नाते से 2 वर्ष हमने इस पूरे कार्य को लगातार कर रहे हैं और एक नया नीतिगत फैसले ले रहे हैं ताकि जनता को अच्छा सुविधा मिल सके कई मामलों पर। तो इस तरह से ये जनादेश जो है 2 वर्ष हो रहा है। हम हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। जनादेश को कांग्रेस ने भी मंजूर किया, लेकिन कसक अब भी बाकी है। कई योजनाएं कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई, लेकिन उनका फायदा कांग्रेस को चुनाव में नहीं मिल पाया। ऐसे में जब जनादेश के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो कांग्रेस का नेतृत्व खुलकर कह रहा है जो नतीजे आए वो पार्टी की अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं थे। 2 साल पहले जो जनादेश आया था वो हमारे आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं आया था, लेकिन 2 साल में ही कोई जनादेश से जनता अपने आप को अलग कर देगी, ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ। तो 2 साल में ये सरकार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। जमीन की गाइडलाइन का मामला हो या फिर बिजली बिल 400 यूनिट तक का कम छूट को समाप्त करने का विषय हो। इस सरकार आज चुनाव हो जाए, अब देखिए किस प्रकार से जनादेश पलट जाता है। 2 साल बाद तस्वीर साफ है। बीजेपी जनता का आभार जताते हुए अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि कांग्रेस इस जनादेश को लेकर बीजेपी को घेरने के नए अवसर तलाश रही है। आने वाले 3 साल तय करेंगे कि जनता का विश्वास कायम रहता है या जनादेश का मूड फिर बदलता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और निश्चित ही जरूरी होता है मूल्यांकन करना। अगर किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ना है, अपनी गलतियों से सीखना है और वो मुकाम हासिल करना है जो निश्चित किया है, उसके लिए जरूरी होता है मूल्यांकन करना। आज हम मूल्यांकन करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ बीजेपी से के.एस. चौहान जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है के.एस. चौहान जी। और धनंजय जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले राम अवतार जी, आपके पास आऊंगी। आप छत्तीसगढ़ की जनता को समझते हैं, छत्तीसगढ़ को समझते हैं और छत्तीसगढ़ को क्या चाहिए ये समझते, एक लंबा अनुभव। इन 2 सालों का मूल्यांकन कैसे करेंगे सर आप? क्या कुछ बदला है, क्या कुछ बदल सकता है, क्या कुछ होना है, क्या कुछ होगा? छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय है। आदिवासी इलाका है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, भोले भाले लोग हैं। इन लोगों को व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, यानी उन व्यक्तियों का विकास पे ही ज़्यादा ध्यान सरकार को देना चाहिए। जो आदिवासी हैं, जिन क्षेत्रों में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, जिन क्षेत्रों में सड़क नहीं है, उनके लिए, उनके रोजगार के साधन के लिए सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने नक्सलवाद ख़त्म किया है, ये उनकी उपलब्धि है, क्योंकि बस्तर में लंबे समय से, कई दशकों से जो नक्सलवाद चल रहा था, उसके ख़त्म के लिए दृढ़ संकल्प के साथ एक घोषणा करके कि मार्च
26 तक खत्म कर देंगे और उसको काम कर रहे हैं वो। ये बड़ी उपलब्धि है विष्णुदेव सरकार की, केंद्र सरकार की। एक बड़ी योजना पे काम हो रहा है, तो जो दशकों तक याद रखा जाएगा। 1-2 साल में ये जो अभियान चल रहा है, ये बड़ी उपलब्धि है। तीसरी जो बात है कि जो महतारी वंदन जो घोषणा किए वो दिए, किसानों को धान का समर्थन था वो दिए, तो ये उनकी उपलब्धि है। अब जो बजट जिस तरह गड़बड़ा रहा है महतारी वंदन के कारण और धान खरीदी और वनोपज, तो पिछले कांग्रेस और भाजपा में घोषणा पत्र में प्रतिस्पर्धा चली छूट देने की, तो आजकल चुनाव में घूस देने की जो एक नई परंपरा शुरू हुई है कि महिलाओं को इतना दे दो, युवाओं को इतना दे दो और चुनाव जीत जाओ। वो दोनों पार्टियों ने किया था, भाजपा को सफलता मिली। अब जब सरकार के सामने वित्तीय जो परेशानी है, एक तो जीएसटी में कम हो गया, जीएसटी के पैसे की दिक्कतें हैं, आ रही है नहीं आ रही है, अपने संसाधन बढ़ाना है सरकार के सामने, वो बड़ी चुनौती है कि संसाधन अगर बढ़ाएंगे तभी विकास को गति मिलेगा। तो संसाधन बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो टैक्स बढ़ाने के कारण नाराजगी फैल रही है कि जो सरकार करे क्या, ये समस्या उसके सामने है ना। बिजली में छूट दी थी पिछली सरकार ने, उसको खत्म कर दिए। खत्म करना जरूरी इसलिए भी था कि बहुत ज्यादा छूट मिल रहा था, उससे घाटा बढ़ रहा था। उसी तरह अभी गाइडलाइन के रेट बढ़ा दिए हैं ताकि आए। तो एक जो सरकार के सामने एक दिनों दिन ये समस्या है कि छूट देने की, सब्सिडी देने की एक जो परंपरा चल रही है, उसके कारण जो है सरकार के आर्थिक सेहत खराब हो रही है। एक बड़ी समस्या आगामी दिनों बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ जैसा नवोदित राज्य है, जहां खनिज संसाधन है, जहां पर्याप्त आय के साधन हैं, जहां व्यक्तियों के विकास के पर्याप्त मौजूद व्यवस्था है, उसके बाद भी जिस तरह से काम करना है, तो सरकार के सामने चुनौतियां भी आएगी। देखो 2 साल तो सरकार का विजन दिख लेता है, अब तो चुनावी वर्ष में जाने का आ जाएगा समय, बिल्कुल 6 महीने बाद, बिल्कुल। तो चुनावी वर्ष में जाने का समय आएगा कि और बाकी जो मोदी की गारंटी थी उसको लागू करना है आपको, और लोगों की अपेक्षा है। आपने जो नियमित कर्मचारी है उसको नियमित करेंगे बोले थे, कर्मचारी अपने तनख्वाह बढ़ाओ, तो ऐसी कई चीजें जो समस्या है उस समस्या को हल कराना है, आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, और सरकार दूसरी बार आए उसके लिए उपक्रम करना है। और कैसे करेंगे ये, इस बात का जवाब भी लेंगे हम राम अवतार जी। बिल्कुल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो शुभकामनाएं सर, जनादेश को 2 साल हो चुके हैं और जिस तरह से पार्टी दावा कर रही है कि जो वादे, जो गारंटीज दी गई है उस पर काम किया जा रहा है, और जिस तरह से राम अवतार जी ने कहा, उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि कुछ काम होता है विकास का, कुछ काम होता है जो घोषणाएं होती है, जो फ्रीबीज दी जा रही है, उससे जनता को फायदा तो होता ही है, साथ ही दूसरा छोर भी उसका देखना होता है कि प्रदेश का विकास उससे किस तरह से होगा। जो चैलेंजेस है उस पर आप कैसे काम करेंगे सर? जी बिल्कुल 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 जी। की बात को आगे बढ़ाते हुए कि उन्होंने बोला भोले भाले हैं, और भोले भालों के साथ मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं कि छत्तीसगढ़िया अब वो सही कदम उठाना जानते हैं, उनको भ्रम की राजनीति से भ्रमित सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, आऊंगी आपके पास। धनंजय जी, जो 2 साल हुए हैं सत्ता पक्ष के और दावे किए जा रहे हैं कि जनता खुश है, खुश करने के लिए आगे काम भी किया जाएगा, समृद्ध करने के लिए काम भी किया जाएगा, विपक्ष इन 2 सालों को कैसे देखता है सर? देखिए अस्मिता जी, भाजपा सरकार की 2 साल, जनता बेहाल, सरकार के मंत्री मालामाल, 3% सवन्नी, 3 करोड़ का बंगला, और सुनने में तो आ रहा है कोई मंत्री ने 570 एकड़ खेत भी खरीद लिया है। पता नहीं सच्चाई क्या है, चर्चा का विषय है। ये इनकी उपलब्धि है। और 21 महीने में प्रदेश हड़तालगढ़, अपराधगढ़ और प्रताड़नागढ़ बन गया है। हड़तालगढ़ इसलिए कह रहा हूं
कि कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है सरकार के जिसके कर्मचारी 21 महीने में सरकार के खिलाफ आंदोलन ना किया हो और सरकार को एस्मा लगाकर उन आंदोलनों को कुचलना ना पड़ा हो। किसान भी आंदोलन किए, व्यापारी भी आंदोलन कर रहे हैं, जनता भी आंदोलन कर रही है, आदिवासी भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा हो जिस सरकार के कुशासन से नाराज हो, इसलिए हड़ताल कर रहा हूं, अपराध गढ़ कह रहा हूं इसलिए मैं, क्योंकि 21 महीने में इस प्रदेश में अपराध के ये स्थिति हो चुकी है कि जनता तो भयभीत है। महिलाएं सुबह मॉर्निंग वॉक करने से डर रही है, दोपहर बाजार जाने से डर रही है, और रात को दफ्तर में काम करने के बाद महिलाएं सोचती है कि सूर्यास्त के पहले वो सब कुछ अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। अगर हम आंकड़े की बात करते हैं तो प्रतिदिन दर्जन भर से अधिक महिलाओं की यहाँ पे असमत लूटी जा रही है। रोज 40 मर्डर इस प्रदेश में हो रहे हैं, 22 से अधिक यहाँ पर डकैतियां हो रही है। डिजिटल अरेस्ट का अलग मामला है, चाकूबाजी की तो गिनती ही नहीं है। और जिस प्रकार से पुलिस विभाग पर भी आरोप लग रहे हैं महिलाओं के साथ शोषण के, प्रताड़ना के, मारपीट के, लूटपाट के, तो रक्षक भी भक्षक बन चुके हुए। मैं सारे पुलिस अधिकारियों को नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों पर जो आरोप लगा है, इसलिए इसको अपराधगढ़ कह रहा हूं। और मैं प्रताड़नागढ़ इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से शासन की नीतियां है इनकी, जैसे हमारी सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना शुरू किया गया था, 400 यूनिट बिल हमने हाफ देते थे, उससे जनता को राहत मिलता था। हमारी सरकार के दौरान 5 साल के अगर आप उनके लाभ को उठाते तो प्रत्येक घर को किसी को 1 लाख का, किसी को 50,000 का, किसी को 80,000 का बेनिफिट हुआ था। इस सरकार ने उस योजना को बंद करके जो बिजली बिल से वसूली शुरू किया जनता से, यह प्रताड़ना है। जमीन गाइडलाइन दर की बात करते हो, जिस प्रकार से 10% से लेकर 650% तक वृद्धि कर दिया है। आम गरीब आदमी तो घर बनाने का सपना ही नहीं दे सकता, इस सरकार के अपराधों का आंकड़ा सर आप गिना रहे हैं, कांग्रेस के समय में इस तरह के कोई अपराध नहीं होते थे क्या? कांग्रेस के समय पर सुशासन था, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जो आंकड़े मेरे पास है उसमें 2019 में दुष्कर्म के 1036 मामले, 2020 में 1210, 2021 में 1093, 2022 में 1246, 2023 में आंकड़ा बढ़ जाता है, बूम होता है, 2365 मामले सामने आते हैं। है ना, निकाल लीजिए ना प्रत्येक दिन में कितने आंकड़े आते हैं आपके पास, तो आप विद्वान एंकर हैं। मैं तो 12 से अधिक मामले मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिहाज से कह रही हूँ। माना अभी भी नहीं, मैं तो अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात से इंकार नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात से इंकार तो नहीं किया, मैं कहा अपराध होते थे लेकिन नियंत्रित होता था। ठीक है, आपके सवालों का जवाब लेना भी जरूरी है सर। विपक्ष में आप है चौहान जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है? 1 मिनट और दीजिएगा मुझे। ठीक है, बोलिए। ठीक है, प्रताड़नागढ़ में बोल रहा था मैं, जिस प्रकार से हमारे गौठानों को बंद करके गौ माता को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे गरीबों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई है, तो इसलिए प्रताड़नागढ़ का है। तो एक कुल मिला के देखेंगे तो साय का सुशासन, ये कुशासन, इससे हर वर्ग पीड़ित है। बिजमोहन अग्रवाल जी भी पीड़ित हैं, दर्जनों चिट्ठी लिख चुके हैं सरकार के कुशासन को लेकर। तो सरकार की उपलब्धि क्या है? सिर्फ मोदी की गारंटी और विकास के नारा लगाने से प्रदेश की भलाई नहीं होगी। लेकिन मैं तो ऐसे मानती हूँ कि ये तो हेल्दी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। अगर आप सत्ता में हैं और आपकी ही पार्टी के नेता अगर संतुष्ट नहीं, अगर वो सवाल करे तो अच्छी बात है। के.एस. चौहान जी, जवाब दीजिएगा आप इनके सवालों का। मेरी आवाज आ रही है स्मिता जी आपको? जी, बहुत ही धैर्यपूर्वक मैंने साथी प्रवक्ता की बात सुनी है, अभी धैर्यपूर्वक भी मेरी बात सुने। जो साय का सुशासन है उसका परिणाम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है या उसके कार्यकर्ता नहीं दे रहे हैं, बल्कि जनता दे रही है। पिछले 2 सालों में जो जनता ने विधानसभा में पहले जो जनादेश दिया, 4% से ऊपर वोट ऑफ परसेंटेज डिफरेंस का हमारे को जनादेश दिया, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आज तक लेकर इतना जनादेश नहीं आया था। दूसरा, जो उसके बाद और ज्यादा वोटिंग डली लोकसभा में, और उसके बाद और नगरीय निकाय चुनाव में 111 साल का पूरा रिकॉर्ड टूटा। नगरीय निकाय चुनाव का 50-50 साल से जहां पर आपकी कांकेर में जो आपकी सत्ता काबिज थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आई। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की, हर वर्ग से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। इसीलिए मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ की जनता आजकल भोली भाली नहीं है, आजकल जागरूक भी है। उसको ये मालूम है कि कौन सी सरकार, कौन सा नेता हमारे लिए उचित है,
हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उचित है, उस हिसाब से वो वोट और उसको चुन के आए। और वो चुनाव जो अभी 2 साल पहले एक बार चुनाव हुआ था, उसके बाद लगातार 4 बार चुनाव हो चुके हैं और चारों बार हमने फतह हासिल की है। क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे हैं। इनके जैसे नहीं स्मिता जी। लेकिन जो चैलेंजेस है, क्योंकि क्राइम का ग्राफ तो बड़ा है सर, ये तो हमें एक्सेप्ट करना होगा। जो नौकरी देने के वादे हुए थे, क्या ये हम माने 3 साल में ये वादे पूरे हो जाएंगे? स्मिता जी, अगर मेरे को आप बोलने देंगे तो मैं पूरे आंकड़े देता हूँ। अभी कांग्रेसी प्रवक्ताओं के पास और कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के सिवा। मेरे को आप ये बता दें कि अभी आप बोल रहे थे कि 12 दुष्कर्म किए गए हैं रोजाना। आप रोज बोल रहे थे कि 40 मर्डर हो रहे हैं रोजाना। ये कहां से आंकड़े आप लेके आए हैं? झूठ बोलने का काम ये करते हैं। जब आपकी टर्न आएगी तो बता दें। दूसरी बात, लगभग 12% क्राइम रेट नीचे गिरा है, ये एनसीआर की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोलता हूं ये। उसके बाद रोज 3 दुष्कर्म इनके समय में होते थे, जो आपने आंकड़े भी दिखाए और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। रोज 3 दुष्कर्म होते थे। हमारे इसमें लगभग 2.5 आया है, वो उससे नीचे ग्राफ गिरा है। सबसे ज्यादा दुष्कर्मों में ग्राफ गिरा है। आप इंडिविजुअल बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन आप आंकड़े लगाएंगे तो उससे कम गिरा है। आपने पूरे 5 साल में जो 450 नक्सली नहीं मारे, 2500 से ऊपर आपने सरेंडर नहीं करवाए, 1700 से ऊपर गिरफ्तार नहीं किए, 100 से ऊपर आपने मुठभेड़ नहीं की, 1-1 करोड़ के आपने जो नक्सली है वो मार नहीं गिराए, हमने मार गिराए। आपने जो 18 लाख आवास रोक के रखे थे, हमने आते ही सार मुख्यमंत्री निवास पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख आवास स्वीकृत किए। 2016 से लेकर 2026 तक 16,72,000 आवास बन के रेडी है और 27 लाख आवास स्वीकृत किए गए। तीसरी बात, आपने जो भ्रष्टाचार का नमूना यहाँ पर दिखाया, आपके मुख्यमंत्री, आप 502 करोड़ रुपए लेते हुए मतलब आरोप आता है। आपके मुख्यमंत्री के बेटे अभी तक जेल में है, 7-8 बार उनकी जेल रिजेक्ट हो गई है। आप सुन लीजिए। अब आज बोलने दीजिए स्मिता जी। सर समय हमारे पास लिमिटेड है और धनंजय जी से भी हमें उनकी प्रतिक्रिया लेनी है। आऊंगी आपके पास, एक सवाल है मेरे पास, लेकिन उसके पहले राम अवतार जी देखिए, सरकार आती है जाती है और कहते हैं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए शासन और प्रशासन का साथ में काम करना, मजबूत होना बेहद ज़रूरी होता है। जो क्राइम की बात हम कर रहे थे, तो देखिए क्राइम तो कांग्रेस के काल में भी था, ग्राफ तब भी बढ़ता ही जा रहा था, अभी भी है। तो ऐसे में क्या ब्यूरोक्रेसी मजबूत है प्रदेश की? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी मजबूत है और मजबूत करने की जरूरत भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सीधे सरल सज्जन व्यक्ति हैं। तो ऐसे कभी कभी नौकरशाही हावी होने के संकेत आते रहते हैं। तो ये चुनौती तो सरकार में है, पहला। दूसरा ये कि सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल ही काम का अवसर मिल पाता है। तो अभी जो सरकार है उसको काम का अवसर है, काम करना है, काम को दिखाना है, मैदानी स्तर पर काम करना है, जनता को संतुष्ट करना है, अपने कार्यकर्ता को संतुष्ट करना है। ये अवसर सही अवसर होता है, क्योंकि इसके बाद चुनावी मूड में चल देते हैं। तो चुनाव को देखते हुए जो ब्लैकमेलिंग करते हैं अलग संगठन, लोग, समाज, तो उस व्यवस्थित तरीके से काम नहीं हो पाता। अभी सरकार जो है एक अच्छे विजन के साथ काम कर सकती है, एक अच्छी सोच के साथ काम कर सकती है, एक समाज में परिवर्तन हो सकता है। वेलफेयर योजना जो आपने चालू की है उसको जमीनी हकीकत में ले जाने का अवसर है। सरकार और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के साथ जमीनी स्तर पर काम करने का सही अवसर है। ये एक साल तो काफी महत्वपूर्ण है, काफी सेंसिटिव है। यानी सर, इस एक साल में अगर काम कर लिया तो आने वाले चुनाव में जनादेश हम कह सकते हैं कि आ सकता है वापस। ठीक है धनंजय जी, अब मैं विपक्ष की बात करूंगी। विपक्ष को मजबूत होना बेहद जरूरी है।
इनसे आप पूछिए मुद्दे पहले, उठाएंगे स्मिता तभी जी, प्रदेश स्मिता का जी, विकास होगा। स्मिता जी, आपके ठीक है सर, आऊंगी सर। आपके स्मिता जी, जनादेश की इससे बात पहले करें तो पूछिए कि 2023 में जो 12 सर 12 आऊंगी आपके किस पास मर्डर सर, और 40 मर्डर कहाँ हो रहे हैं, कहाँ से सर भेज आऊंगी रहे हैं आपके पास सर। 2023 के जनादेश की बात करें तो 10 दिग्गज नेताओं की हार हुई थी। सरगुजा संभाग पूरे हाथ से निकला था। आदिवासी वोटर जो कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता था छत्तीसगढ़ में, वो शिफ्ट हुआ था बीजेपी की ओर। तो इस पर आप कैसे अब काम करेंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि आपके पास भी समय उतना ही है। देखिए स्मिता जी, अभी तो विपक्ष के को क्या करना है उस पर आप सवाल ही ना पूछे, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ा विपक्ष होता है तो होता है जनता, उसके बाद विपक्ष के राजनीतिक दल आता है। और इस सरकार से जनता नाखुश है। हर घर में सहाय के सुशासन ही कुशासन पहुंचा, बिजली बात मैंने कहा ना। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे हम नगरीय निकाय जीते, हम जिला पंचायत जीते, हम विधानसभा जीते, हम लोकसभा जीते। आपको शुभकामनाएं, पर आपने किया क्या? आप गांव में सड़क नहीं बना पा रहे, गांव में बिजली नहीं दे पा रहे, गांव के किसानों को खातू नहीं दे पा रहे, गांव के स्कूल में शिक्षक नहीं है, गांव के स्कूल में पुस्तक कापी नहीं है, गांव में जिस प्रकार से आपने तनाव का माहौल तय कर दिया है, तो आपके तो ये मुद्दे आप कैसे उठा रहे हैं? यही तो मैं सवाल कर रही थी कि आप कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि आप उनके मुद्दे उठा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल पे उठा रहा हूँ, जनता सुन रही होगी, आपके जितने चैनल देख रहे होंगे। ग्राउंड पर सच्चाई बता चैनल रहा हूं पर मैं, तो आप इसमें बात कोई कर रहे हैं, झूठ बहुत फरेब अच्छी नहीं बात है। है। ग्राउंड पर ग्राउंड कितना जा रहे हैं? ग्राउंड पे आप ये जो आइए ग्राउंड गुटबाजी पे। और ये अलग अलग आइए ना नेतृत्व ग्राउंड पे के तो आपको आरोप लगते दिखेगा। हैं, ये कब खत्म होंगे लगना? कब एक मजबूत ऑपोजिशन हमें देखने को मिलेगा? आप ग्राउंड पे आइए ना, आपके साथ चलते आपको दिखेगा। दूसरी बात, नगरीय निकाय की बात करते हैं। नगर निगम बोले ट्रिपल इंजन की सरकार है, कचरा साफ नहीं हो रहा है। आज कल की सुर्खियां थी, नगरीय निकाय क्षेत्र में कर्मचारियों को पैसा देने के लायक भी बजट निगम में नहीं है, 2 महीने से वेतन नहीं मिला बता रहे थे। लोकसभा की बात कर लेता हूं। अरे लोकसभा में इतने ज्यादा इनकी सरकार है, उसके बाद इतने प्रताड़ना है। जो दावा किया गया था डबल इंजन में प्रदेश को आर्थिक मदद मिलेगा, आर्थिक मदद मिलेगा, फूटी कौड़ी नहीं मिला है 2 साल में। और उल्टा मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए इस प्रदेश की सरकार को हर महीना 3500 करोड़ के बजट उधार कर्ज लेना पड़ रहा है। जो हमारे सरकार की योजनाएं थी उनको बंद करना पड़ रहा है। और ये बात कर रहे थे विधानसभा की, अरे इनके ही लोकसभा के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, स्वास्थ्य को लेकर सरकार को कटघरे खड़े किए हैं, जमीन गाइडलाइन को लेकर सरकार को कटघरे किए हैं, 33,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार को कटघरे किए हुए हैं, बिजली बिल को लेकर ऐसा तो फिर डिप्टी सीएम कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने भी बोला था ना कि हम जो वादे हमने जो किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2023 में जो आपके कुछ 21-22 ऐसे वादे थे वो पूरे नहीं कर पाए, ऐसे तो टीएस सिंहदेव ने भी कहा था ना। तो उससे वो हमारा मुद्दा है ही नहीं सर। उस समय सवाल पूछते, अगर मुझे अपने घर में किसी के काम से कोई दिक्कत होती है तो मैं तो बोलूंगी ना, वो मुद्दा नहीं है। आप जवाब दीजिए, आप अपनी पार्टी, विपक्ष कितना मजबूती से हमें कब दिखेगा, आप बस इसका जवाब दीजिए। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूं, आप तो सुनना ही चाह रही अस्मिता जी। नहीं, आप घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं सर, क्योंकि आलोचनाओं से इतर मैं चाहूंगी कि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो मुद्दे उठेंगे। ठीक है, ठीक है। के.एस. चौहान जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गारंटी पूरी हो रही है, कागजों पर हो रखी है, लेकिन क्या ये गारंटी पूरी होने पर लोगों के लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ रहा है? क्या छत्तीसगढ़ का किसान सशक्त हो रहा है? क्या बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं? क्या उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंच पा रही है लोगों तक? आदिवासी अंचल में क्या विकास हो रहा है? देखिए स्मिता जी, नक्सलवाद पे तो हमने काम किया, इसके बारे में और बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। किसानों के लिए 149 लाख मैट्रिक टन हमने पिछली बार धान खरीदा, जो कि रिकॉर्ड धान खरीदी है। और इस बार भी 20 नवंबर को 9 लाख मैट्रिक टन एक दिन में धान खरीदा गया। आज की डेट में लगभग 29 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और 300 करोड़ के आसपास भुगतान भी किया जा चुका है। 34,348 करोड़ रुपए पिछली बार भुगतान किया जा रहा था। जो ये लोग छाती पीट रहे थे कि बारदाना नहीं है, उठाई नहीं हो रही है, टोकन नहीं बट रहा है, सर्वर डाउन है, खाद नहीं है, रकबा डाउन कर दिया गया है और किसान भूखा मर रहा है और किसान को ये सब चीजें नहीं दिया। नहीं, 3,716 करोड़ रुपए हमने जैसी सरकार आई थी
दिसंबर 2023 में ही हम लोगों ने दे दिया था बोनस के नाम से। जो आप लोगों ने वादा खिलाफी की थी महिलाओं के साथ शराबबंदी के लिए, रेडी टू ईट का मामला खत्म कर दिया था हमने। चोरी किया था रमन सिंह की सरकार ने और अब वादा हमने देखिए पूरा बहस कर का दिया। मुद्दा नहीं है। जिस बोनस तरह की से राम चोरी अवतार रमन जी ने सरकार कहा ने कि किया था। छत्तीसगढ़ के किसानों लोग की भोले भाले, लेकिन चोरी सर मेरा ये मानना है भोले भाले नहीं है, उन्हें पता है कि उनका वोट कहाँ जा रहा है और वो वोट देने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या होगा हमारे वोट का आने वाले समय में। ठीक है चौहान जी, धनंजय जी बहस नहीं करेंगे, शुभकामनाएं हैं चौहान जी आपको और धनंजय जी आपको भी कि विपक्ष मजबूती के साथ उठे। सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए जनादेश सिर्फ हार और जीत तय नहीं करता, असली मापदंड होता है कि जनता के जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ में जो किसान है वो कितने सशक्त हुए हैं, युवाओं को कितने रोजगार मिल रहे हैं, और ये तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि किसने कितने वादे किए और किसने बयानबाजी की 3 साल बाद जब आप वोट देने पहुंचेंगे और अपनी वोट की ताकत को समझेंगे। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।